गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बेटे मैं आज आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक से हिंदी की जो कक्षा 5वीं है उसका पाठ 2 करवा रही हूँ, जिसका नाम है फसलों का त्योहार। अब फसल आपको पता ही है, ठीक है। अब त्योहार का तो नाम लेते ही हमारे फेस पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि उस दिन नए नए पकवान बनते हैं, नए हमारे लिए ड्रेसेस आती हैं, पोशाक हमारी अच्छी हो जाती है, सब दूर दूर से आते हैं, हम दूसरों के घर जाते हैं, यानी कि एक खुशी का माहौल जो दे दे वो हमारे लिए त्योहार यादगार होते हैं। तो इसलिए त्योहार का नाम लेते ही हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है, मुस्कान आ जाती है। तो बेटे आज का जो पाठ है उसमें हम फसलों का त्योहार यानी फसलों के त्योहार के बारे में बात कर रहे हैं। तो वैसे तो हम फसलों के बारे में जो त्योहार आते हैं, यानी कि जिन त्योहारों से फसलों से कोई संबंध होता है उसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी इसमें कहानी ऐड कर दी गई है, तो वो लेखक के द्वारा ऐड की गई है, तो वो मैं थोड़ी सी आपको बता देती हूँ कि बोरसी के आगे सब बैठ के सीख रहे थे। अब ये बोरसी क्या है? बोरसी होती है बेटे अंगीठी। अब जाहिर है जब मैंने ये कहा कि सीख रहे थे यानी कि हाथों को पैरों को सेक रहे थे, तो आपको पता चल गया होगा कि सर्दियों की बात कर रही है मैम। तो अंगीठी के आगे बैठ के सब सीख रहे थे। और ये जो फसलों का त्योहार है, तो ये किस त्योहार की बात कर रहे हैं? संक्रांति, जो कि हमारी जनवरी में आती है। तो संक्रांति का मेन काम ही यही है कि उसके आने के बाद मौसम के अंदर थोड़ी थोड़ी गर्माहट आ जाती है और जो सूर्य देव हैं वो प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। अतः सूर्य की जो रोशनी है हमें वो मिलनी अच्छे से शुरू हो जाती है। उससे पहले तो कोहरा छाया रहता है। लेकिन आज जो ये पाठ है उसमें जो कहानी है उसमें सब बोरसी के आगे बैठ के सीख रहे हैं और संक्रांति के सुबह सुबह का समय है। सब सोच रहे हैं आज तो दिन ऐसा है कि सूर्य देव को निकलना था, लेकिन आज तो चारों तरफ धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है, समय का पता ही नहीं चल रहा है। इतने में ये जो बेटा पाठ है ये बिहार से रिलेटेड है, यानी वहाँ की जो भाषा है उससे रिलेटेड है। तो कुछ जो वाक्य है इसमें बिहारी भाषा के लिए गए हैं, जो कि मैं आपको बता रही हूँ, उसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो दादी जी हैं वो क्या कहती हैं? जा भाग के देख केरा के पत्ता आइला की ना। इसका मतलब क्या हुआ? जो दादी जी हैं, आपको पता है ना, आपके घर में भी जब त्योहार की शुरुआत होती है तो सबसे पहले बड़े बूढ़े उठते हैं, नहाते धोते हैं और आपको भी जगाते हैं त्योहार मनाने के लिए। तो इस पाठ में भी जो दादी जी हैं उन्होंने सिर धोया है, उनके बिल्कुल सफ़ेद बाल हैं और वो चारपाई पे बैठी हुई हैं और अपनी फैमिली मेंबर जो दूसरे सदस्य हैं उनसे क्या कह रहे हैं कि भाग के जा देख कि केले का पत्ता आया है या नहीं। क्योंकि उनके यहाँ सबके यहाँ अलग अलग रिवाज होते हैं। तो उनके यहाँ क्या रिवाज है कि केले के पत्ते पे गुड़ चीनी चावल रखकर उसकी पूजा की जाती है और फिर उनको इकट्ठा करके उनको एक जगह पे दान कर दिया जाता है। तो वो अपने परिवार के बारे में पूछ रही है। उसके बाद कह रहे हैं आज ई लोग के उठ नईखे का बोल जल्दी तैयार हो खस। अपने परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, अपने बेटा बेटी, उनसे कह रही है अपने पोता पोतियों के बारे में कि आज ये लोग उठेंगे या नहीं, जाके उनको बोलो कि जल्दी से तैयार हो जाएं क्योंकि हमें त्योहार मनाना है। उसके बाद में उसके जो दादाजी थे बच्चों के और चाचा जी थे वो भी अपनी धोती कुर्ता पहनकर, क्योंकि जो बड़े बूढ़े हैं आज भी धोती कुर्ता पहनते हैं, धोती कुर्ता पहन के और खुश हो जाते हैं। और फिर उनके यहाँ एक 5 फसलों का जो अनाज से तैयार खिचड़ी तैयार होती है जो दादी जी ने की है, तो वो उसको खा के क्या कहते हैं दादाजी और चाचा जी? खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहले कब्बो ना देखनी, सारा देखन कना देता। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ये कह रहे हैं कि जो खिचड़ी जो 5 अनाजों से बना हुआ पकवान है, आज से पहले उन्होंने ऐसी खिचड़ी कभी नहीं खाई, जो सारी देह यानी सारा जो शरीर है वो खुश हो गया है, यानी तंदुरुस्ती महसूस कर रहा है। तो ये तो आपको हुई कि उस भाषा का मतलब मैंने आपको बताया है। उम्मीद है कि इनमें से कोई भी अक्षर आपका रह नहीं गया है कि मैम इसका क्या मतलब है। ठीक है बेटे। उसके बाद में
वो सारे मिलके सारे बच्चे उठ जाते हैं, वो सारे तैयार हो जाते हैं और उस केले के पत्ते पे दादी जी सबको थोड़े थोड़े चावल गुड़ से पूजा करवाते हैं और सारों को इकट्ठा करके दान दे दिया जाता है। बस बेटे इस पाठ में बस थोड़ी सी इतनी सी कहानी थी। उसके बाद हम फसलों के त्योहार पे आते हैं। ठीक है, पाठ में अब इससे आगे फसलों के त्योहार बताए गए हैं। क्या बताया गया है कि जो फसलों के त्योहार होते हैं वो जनवरी से मध्य अप्रैल तक, ठीक है, जनवरी से लेके और मध्य अप्रैल यानी आधे अप्रैल तक यानी 15-16 अप्रैल तक ये त्योहार मनाए जाते हैं। अब कैसे मनाए जाते हैं, इनका क्या नाम होता है, तो पहले मैं आपको नाम बता देती हूँ। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, 3 जगह ऐसे हैं, 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पर इसे मकर संक्रांति या तिल संक्रांति भी कहते हैं। तिल देखे ना आपने, छोटे छोटे व्हाइट कलर के यानी सफेद और काले दोनों तरीके के होते हैं। जो धुले हुए होते हैं वो सफेद होते हैं और जो बगैर धुए होते हैं वो हल्के हल्के कालेपन पे होते हैं। ठीक है बेटे, जो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो उस दिन उन्हीं के पकवान खाए जाते हैं और घर में भी बनाए जाते हैं। तो यानी कि इन तीनों स्टेट में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति बोलते हैं इस त्योहार को, जो फसलों के लिए स्पेशली मनाया जाता है। उसके बाद जो असम है, असम में इसे बिहू का नाम दिया गया है। फिर केरल में इसे ओणम बोलते हैं, तमिलनाडु में इसे पोंगल बोलते हैं, पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से जानते हैं और झारखंड में इसे सरहुल के नाम से जानते हैं और गुजरात में पतंग का त्योहार, क्योंकि वहां पर पतंग ही ना उड़े तो संक्रांति का त्योहार मनाया नहीं जाता, तो यानी कि पतंग के पर्व के नाम से भी मशहूर है वहां पर ये त्योहार। अब ये मनाए कैसे जाते हैं, अब हम सबसे पहले झारखंड चलते हैं। झारखंड में ये कैसे मनाया जाता है, झारखंड में इसे सरहुल बोलते हैं, मैंने अभी यहाँ बताया आपको। ठीक है, लेकिन इसमें करते क्या है बेटे, ये एक दिन नहीं चलता इनका त्योहार, 4 दिन तक चलता है। और इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो साल का वृक्ष होगा, साल की लकड़ी भी आपने मम्मी पापा के मुंह से सुना होगा ना, साल की लकड़ी बहुत ही अच्छी रहती है, उसके दरवाजे खिड़कियां बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, तो काफी वो अच्छे होते हैं, कठोर होते हैं और काफी लंबे समय तक टिके रहते हैं। तो वो साल का जो वृक्ष होता है उसकी ये लगातार 4 दिन तक पूजा करते हैं। और ऐसे ही झारखंड में जो सरहुल का त्योहार है सारे मिलकर खूब खुशी खुशी मनाते हैं। इनके यहाँ एक दिन का नहीं होता, हमारे यहाँ तो एक दिन का संक्रांति होती है 14 जनवरी की, लेकिन इनके यहाँ ये 4 दिन तक चलता है। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या होता है, तमिलनाडु में इसे पोंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोंगल बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या बनता है, जो चावल है और अरहर उससे पकवान तैयार होते हैं। अब इनके यहाँ एक नई रिवाज है, क्योंकि जब ये त्योहार आता है उसके बाद में धूप आनी शुरू हो जाती है, तो हर घर में एक मिट्टी का नया मटका लिया जाता है। जो आपके घर में जिसमें आप पानी पीते हो मटका बोलते हैं, छोटी हो तो मटकी बोलते हैं। तो एक मटका लिया जाता है जिसमें ये चावल, दूध और गुड़, चीनी नहीं डालते बेटा, यहाँ चावल, दूध और गुड़ डालते हैं। आपके दिमाग में आ गया कि ये तो खीर तैयार होएगी अब यहाँ तो यानी कि ये तीनों सामान डालकर उस मटके के अंदर, और ये जहाँ पर सीधी धूप आ रही है वहाँ रख देते हैं। और काफ़ी घंटों के बाद जब उसमें उफान आ जाता है, तेज धूप है और धूप में जब उफान आ जाता है तो सारे क्या बोलते हैं, पोंगल पोंगला, पोंगल पोंगला। इसका मतलब क्या है, जो खीर है उसमें उफान आ गया है, जो खीर है उसमें उफान आ गया है। तो ये भी इनकी एक रस्म है जिसके अनुसार ये अपने यहाँ होने वाली फसलों का स्वागत करते हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं गुजरात में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुजरात में इसे पतंग वाला पर्व बोलते हैं। हर घर से बच्चे छतों पर चढ़कर और बड़े भी पतंग उड़ाते हैं। उन पतंगों पर अच्छे अच्छे शब्द लिखे होते हैं जिनसे मन खुश हो जाता है। अच्छी अच्छी चित्रकारी होती है जो मन को खुशी प्रदान करती है। हर जाति वर्ग के लोग ये मनाते हैं। ये नहीं है कि अमीर बना रहे हैं, गरीब बना रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर जाति और हर वर्ग के लोग, ठीक है, इसको बड़ी ही खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं और पतंगों के साथ मनाते हैं, रंग बिरंगी पतंगों के साथ। उसके बाद हम कुमाऊं में देखते हैं। कुमाऊं में इसको क्या बोला जाता है, घुघुतिया। क्या बोला जाता है बेटे, घुघुतिया बोला जाता है। और इसमें एक अलग सी रस्म है, वहां पर आटे और गुड़ के पकवान बनाए जाते हैं। अब आटा और गुड़ तो अपने यहाँ भी, अब जैसे बारिश का मौसम है तो मम्मी आटा और गुड़ मिला के और यहाँ पर सुहालियाँ या फिर शक्करपारे बनाती है ना, उसी टाइप से आटे और गुड़ के पकवान बनाए जाते हैं।
और उस पकवान का करते क्या है ये, जब वो थोड़े ठंडे हो जाते हैं तो उसकी एक माला बनाते हैं, और उस माला में ये क्या करते हैं, गन्ने की जो गनीरी होती है छोटी छोटी, और जो संतरे होते हैं उसके बीच में वो फ्रूट भी डाल देते हैं, और फिर वो माला लेके बच्चे अगले दिन उस त्योहार वाले दिन इस माला को पहनते हैं, और वहाँ के जो पक्षी हैं, कोए वगैरह हैं, उनको अपनी माला में से तोड़ तोड़ के वो पकवान खिलाते हैं, और क्या बोलते हैं, जो उनके मन में कामना होती है, इच्छा होती है उसके बारे में, कि जैसे हम भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ के कामना करते हैं ना मंदिर में, वैसे ही वो उस त्योहार पर क्या करते हैं, अपनी माला से पकवान पक्षियों को खिलाते हैं और उनसे वरदान मांगते हैं अपने लिए कि मुझे ये वाली वस्तु मिल जाए या मुझे ये वाला मेरा सपना पूरा हो जाए। तो बेटे आज के पाठ में जो मैंने आपको फसलों के त्योहार के बारे में बताया है, उसमें मुझे लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे से हर स्टेट के बारे में, हर राज्य के बारे में इस त्योहार का जो वर्णन किया है आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ आप अपनी पाठ्य पुस्तक से जब पढ़ेंगे और अच्छे से आपको ये बात साफ हो जाएगी। अब यहीं से मैडम आपको इसके शब्द अर्थ करा देती हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे मध्य, मध्य होता है बेटे बीच में, उसके बाद होता है केरा, केरा ये वहाँ की मगही भाषा है बिहार की, तो केरा होता है यहाँ पे केला, ठीक है। इसमें होखस यानी हो जाओ, तैयार, होखस का मतलब है हो जाओ, और नईखे, नहीं क्या, उठ नईखे का, यानी कि नहीं उठेंगे क्या, तो इसका मतलब है नईखे का मतलब नहीं। खिचड़ी का मतलब यहाँ पर 5 अनाजों से बना हुआ पकवान, ऐसन यानी ऐसा, ठाट यानी मजा, कब्बो यानी कभी भी, कनकना यानी खुश मिजाज, यानी कि बिल्कुल जो शरीर है वो कनकना देता, यानी कि स्वस्थ हो गया, कनकना यानी स्वस्थ, और देह यानी शरीर। अब हम यहाँ आते हैं, ये तो आपको पता है इनका क्या मतलब है, ये तो सारे राज्य हैं और ये त्योहारों के नाम है। अगर आपसे पूछे जाए कि तमिलनाडु में कौन सा, तो आप बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी वृक्ष यानी कि पेड़, इनमें भी कुछ बताने का नहीं है, ठीक है। तो ये पकवान आपको पता है, खाद्य सामग्री जो खाने के लिए हम तैयार करते हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न उत्तर पर। सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 क्या है कि फसलों के त्योहार कब से कब तक मनाए जाते हैं, यानी कि सीधा भी पूछ सकती हूँ मैं आपसे, फसलों के त्योहार कब मनाए जाते हैं, तो उत्तर होगा फसलों के त्योहार जनवरी से मध्य अप्रैल तक मनाए जाते हैं। तो उसके बाद दूसरा प्रश्न, दादी ने बच्चों को क्या कहा, दादी ने कहा आज ई लोग के उठ नईखे का, बोल जल्दी तैयार होखस। तीसरा प्रश्न, दादाजी और चाचा जी ने खिचड़ी की तारीफ किन शब्दों में की, दादाजी ने और चाचा जी ने कहा खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देखनी, सारा देह कनकनाते था, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न कि किस किस राज्य में त्योहारों का, फसलों के त्योहारों का नाम क्या क्या दिया गया है, तो आप ये जो डायग्राम है सिर्फ इतना, ठीक है, ये बना सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में ये, असम में बिहू, केरल में ओणम, ये सारे आप लिख देंगे, ठीक है, इसी प्रकार लिख देंगे। फिर अगर मैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न में पूछूं कि कौन से राज्य में कैसे मनाते हैं, तो अगर झारखंड का पूछूं तो आप बता दो कि 4 दिन मनता है और साल के वृक्ष की पूजा। तमिलनाडु में पूछो तो आप बता सकते हो कि एक मटका लिया जाता है मिट्टी का, जिसमें चावल, दूध और गुड़ मिलाकर धूप में खीर तैयार की जाती है। गुजरात में पूछूं तो आप बता सकते हो रंग बिरंगी पतंगे उड़ाकर इसको मनाया जाता है। और कुमाऊं में अगर मैं पूछूं तो आप बता सकते हो आटे गुड़ के पकवान बनाकर उन्हें पक्षियों को खिलाकर अपनी इच्छाएं पूरी करवाई जाती हैं, यानी वरदान मांगे जाते हैं। इस प्रकार से फसलों के त्योहार अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से बेटे मनाए जाते हैं और खुशियां मनाई जाती हैं। तो बेटे आज की कक्षा में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। इसे आप अकेले में बैठ के और अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ के देखें, ठीक है बेटे। धन्यवाद।